जरा सोचिए, अगर आपके देश की आधी से ज्यादा आबादी युवा हो, लेकिन उनके पास ना नौकरी हो, ना भरोसेमंद नेता हो और ना भविष्य की कोई उम्मीद हो, तो क्या होगा? यही हो रहा है नेपाल के अंदर। आज नेपाल के काठमांडू की सड़क पर कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज जाने वाली जनरेशन खुद सड़कों पर खड़ी है अपने हक के लिए। उनके पोस्टर पर लिखा है, नो नॉट अगेन, वी वोंट चेंज। ये नारे सिर्फ गुस्से की आवाज नहीं, बल्कि एक टूटे सिस्टम के खिलाफ खुला विरोध है। दोस्तों, आज हम समझेंगे नेपाल की नई पीढ़ी सड़कों पर क्यों उतर आई है और इस प्रोटेस्ट की, इस विरोध की असली वजह क्या है। पहले नेपाल में राजा का राज होता था। 1996 से 2006 तक लड़ाई चली थी। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और सरकार आमने सामने थी। 2006 में शांति समझौता हुआ और 2008 में राजशाही खत्म कर दी गई और अब नेपाल लोकतांत्रिक देश बन गया। लोकतंत्र आने के बाद भी बार बार नेपाल की सरकारें बदलती रही। कभी गठबंधन टूटा, कभी आपस में ही नेता लड़ गए, पुराने ही नेता और उनके परिवार सत्ता में बने रहे। इससे जनता को पता चला कि सिस्टम बदलने के बाद भी हालात वैसे ही हैं। पिछले 5 सालों के डाटा पर नजर डालें तो 2020 से 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली। वे लगातार सत्ता में थे, लेकिन जुलाई 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सत्ता संभाली शेर बहादुर देउवा ने लगभग 1.5 साल तक प्रधानमंत्री रहे और दिसंबर 2022 में सत्ता बदली और कुर्सी माओवादी नेता पुष्पकाल कमल दहाल प्रचंड के पास रही। उनका कार्यकाल जुलाई 2024 तक चला। जुलाई 2024 में एक बार फिर केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहे और 9 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली ने जेनजी प्रोटेस्ट के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माना जाता है कि नेपाल एक गरीब देश है। यहाँ के लोगों की औसत आमदनी बहुत कम है। लाखों नेपाली नौजवानों को विदेश में जाना पड़ता है। कई एजुकेटेड यूथ को भी रोजगार नहीं मिलता। अगर नेपाल के नेता ईमानदारी से सिस्टम चलाते तो नेपाल में रहने वाले लोगों को अपने ही देश में अच्छे मौके मिलते काम करने के। नेपाल देश में नौकरियां बहुत कम है, यानी रोजगार का कोई साधन नहीं है। सरकारी कामों में रिश्वत और भ्रष्टाचार बहुत है। नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार जड़ तक फैला हुआ है। बड़े बड़े सरकारी ठेके और प्रोजेक्ट रिश्वत के आधार पर बढ़ते हैं। पब्लिक सर्विस जैसे शिक्षा, पानी, बिजली, इसमें भी घूसखोरी नॉर्मल बात है। देश की संपत्ति नेताओं की जेब में जा रही है, जनता तक पहुंच नहीं पाती और उन पैसों से नेताओं की फैमिली शो ऑफ करती है। महंगे कपड़े पहनना, लग्जरी लाइफ को शो ऑफ करना। नेपाल में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्सर अधूरे रह जाते हैं या करप्शन में फंस जाते हैं। जनता का भरोसा सरकार से भी पूरी तरह से टूट गया है। इसीलिए नेपाल के युवाओं ने सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ट्विटर पर मीम्स और कैंपेनिंग से आंदोलन को वायरल कर दिया। यह केवल एक सड़क पर विरोध नहीं, बल्कि डिजिटल रिवॉल्यूशंस भी है। पहली बार नेपाल में ऐसा हुआ कि पूरा नैरेटिव युवाओं के मीम्स और डिजिटल कैंपेनिंग से तय हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल इस आंदोलन को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आंदोलन की जड़ें सेल्फ मोटिवेटेड है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल में 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करवा दिया गया। इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बड़े कंपनियों के बड़े ऐप्स के नाम भी थे, बट टिकटॉक को बैन नहीं किया गया था। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नियम नहीं मान रही है, इसीलिए इनको बंद करवा दिया गया। लेकिन असल में सरकार इन सभी लोगों के, नेपाल के सभी लोगों की आवाज को दबाना चाहती थी, क्योंकि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की फैमिली जो शो ऑफ करती थी, महंगे कपड़े दिखाना, बैग्स दिखाना या अपनी लग्जरियस लाइफ को शो ऑफ करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपो किड्स, नेपो बेबी जैसे हैशटैग खूब वायरल हुए। मेन रीजन यही था कि सरकार ने इसी कारण इन सभी ऐप्स को बंद करवा दिया गया, बैन करवा दिया। सोशल मीडिया बैन होने के बाद युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। लोगों का कहना है कि नेपाल की सरकार खुल के प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही थी और पुलिस के द्वारा कई लोग प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए, जिसमें 12 साल का लड़का भी शामिल था। इसके बाद सभी युवाओं में, जेनजीज में, यानी न्यू जनरेशन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता रहा। फिर जेनजी यानी नए जमाने के युवा और भी ज्यादा भारी मात्रा में सड़कों पर उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन पुलिस ने उन पर फायरिंग की, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां चलाई। कई जगह पर लोगों ने गुस्से में आकर सरकारी इमारतों और नेताओं के घरों में भी आग लगा दी। अभी नेपाल में 19 से 22 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हालत ज्यादा बिगड़ने पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
युवाओं का कहना है कि देश की सबसे बड़ी बीमारी भ्रष्टाचार है, इसको खत्म करना जरूरी है। सरकारी नेता अधिकारी जनता का पैसा खा जाते हैं। सरकारी कामों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। युवाओं की यह भी मांग थी कि रिश्वत पर रोक लगाई जाए और जो भ्रष्टाचार करता है उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। परिवारवाद और पुराने नेताओं का अंत हो, बार बार एक ही नेताओं की सरकार ना बने। नेपाल की राजनीति कुछ गिने चुने परिवार और पुराने नेताओं के हाथों में ही फंसी हुई है। युवा कहते हैं कि बार बार वही नेताओं के चेहरे नहीं चाहिए। उनका नारा है नो नोट अगेन, यानी पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी। देश में ही रोजगार के नए मौके बनाए जाए ताकि युवाओं को बाहर विदेश में जाकर काम ना करना पड़े। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे, यानी हर युवा को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। नेता जनता के प्रति जवाबदेह हो, अगर नेता वादा ना निभाए तो उन्हें हटाने का सिस्टम भी हो। संविधान और कानून में सुधार हो। युवाओं का कहना है कि संविधान और व्यवस्था को ऐसे बदलना चाहिए जिससे सबको बराबरी का अधिकार मिले। कोई समुदाय या इलाका अपने आप को पीछे न समझे, कम न समझे। सरकार आम जनता की आवाज को सुने। हाल ही में सोशल मीडिया पर सरकार ने कुछ कड़े नियम लगाने की कोशिश की। सरकार ने युवाओं की आवाज को दबाने की भी कोशिश की। तो युवाओं की मांग थी कि सोशल मीडिया और बोलने की आजादी पर कोई रोक ना लगे। नेपाल में दंगे और हिंसा के कारण भारत ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई भीड़ या हथियार भारत की तरफ न आए। रोजाना सैकड़ों ट्रक भारत और नेपाल के बॉर्डर से गुजरते हैं। दंगे की वजह से ये रुक गए हैं। भारतीय किसान और व्यापारी भी प्रभावित हुए हैं। नेपाल जाने वाले यात्री और टूरिस्ट भी फंस गए हैं। नेपाल ने सोशल मीडिया को बंद किया तो युवाओं का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। तो यह दुनिया के लिए एक सबक है कि लोगों की आवाज को दबाना उल्टा पड़ सकता है, गलत पड़ सकता है। पुलिस फायरिंग और लोगों की मौत के बाद यूएन और दूसरे देश सवाल उठा रहे हैं। दुनिया नेपाल पर दबाव डाल सकती है कि वह जनता की सुने, जनता को नजरअंदाज करना बंद करे। तो दोस्तों, अभी तक जो भी घटना हुई है वो हमने आपको बताई है, पर कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि नेपाल में अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि नेपाल में किसकी सरकार बनेगी, कौन लोग सरकार को बनाएंगे और कौन लोग सरकार को चला भी पाएंगे। जी हाँ, ये सबसे जरूरी चीज है, नोटिस करने वाली चीज है कि नेपाल के युवाओं ने किस तरह से करप्ट सरकार को हिंसा का रास्ता अपना के पलटा या उसका तख्ता पलट किया। जरूरी नहीं है कि वहां युवाओं की या किसी की भी सरकार बनेगी तो वो सरकार बिल्कुल स्थिर होगी या कामयाब होगी। ये सभी चीजें देखने के बाद ही किसी निर्णय पर, किसी डिसीजन पर पहुंचने की है, क्योंकि किसी भी सरकार को हटाना अलग बात होती है और उसके स्थान पर खुद शासन में आकर सरकार चलाना बहुत अलग बात होती है। इसलिए अभी हमें निष्कर्ष में नहीं पड़ना चाहिए कि नेपाल में सब कुछ ठीक हो गया या फिर ठीक हो जाएगा। अभी हमें केवल इंतजार करना चाहिए और उम्मीद करने चाहिए कि नेपाल में सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। इसके अलावा हमें ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि जरूरी नहीं है जिस तरह से नेपाल में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ और जिस तरह से कुछ दिन पहले श्रीलंका या अन्य देशों में हुआ है, जिस तरह से जनता ने वहां की सरकारों के खिलाफ आंदोलन करके सरकार का तख्ता पलट किया, तो जरूरी नहीं है कि यह तरीका हमेशा सही हो। कोई गारंटी नहीं है कि पुरानी सरकार को हटाने के बाद आने वाली सरकार पुरानी सरकार से अच्छा काम करेंगे। जो नेपाल में अभी हुआ है वो एक तरह से अंतिम रास्ता कहा जा सकता है। उससे पहले शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके, प्रोटेस्ट करके, धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी दी जा सकती है। डायरेक्ट हिंसा के रास्ते पर जाना सही नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब किसी देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उस देश की प्रॉपर्टी का, उस देश में रहने वाले हर नागरिक की जान माल का खतरा बढ़ जाता है। कई तरह का नुकसान हो जाता है, जो कि नेपाल में भी हुआ है, जो दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और आगे जो भी घटनाक्रम होगा उसके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि नेपाल में सब कुछ अच्छा हो। भविष्य में जो होगा वो देखने वाली बात होगी।